सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं कि साइटिका की बीमारी किस वजह से होती है, क्या होता है इसका कारण, साथ ही ये भी डॉक्टर साहब बताइए कि कितनी खतरनाक होती है ये बीमारी। देखिए काफी दुखदाई एक प्रॉब्लम है जिन लोगों को होता है, बड़े कष्ट में रहते हैं। साइटिका एक नर्व होती है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है उसके निचले हिस्से से निकल करके और टांग के पीछे से एड़ी तक वो जाती है। काफी लंबी नर्व है। इस नर्व में कहीं पर कंप्रेशन आ जाता है, कहीं उस दबाव पड़ जाता है, उसकी वजह से पूरे नर्व रूट में पेन होता है। जैसा कि आपने कहा कि ओल्ड एज में या किसी के पोस्चर की खराबी की वजह से, या जो कभी कभार आपकी जो रीढ़ की हड्डियों में जो मनके होते हैं जिनको वर्टेब्रा बोलते हैं, उनमें कहीं डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्क स्लिप जिसको बोलते हैं, उसके कारण से, या ठंड की वजह से, वात के प्रकोप से, आम के जमने से, बहुत सारे कारण हैं इसके जिनकी वजह से ये साइटिका नर्व में प्रॉब्लम आ सकती है। और मेन चीज इसमें आपको समझने वाली है कि काफी सारे लोग जो परेशान होते हैं उनको वास्तव में ये मालूम नहीं होता कि हो क्या रहा है। मेरे को इतना तो बता दिया उनको कि आपको साइटिका हो गया, आपको साइटिका पेन है, इतना उसको नाम को लेकर के लोग बस घूमते रहते, परेशान होते हैं। उनको वास्तव में ये मालूम नहीं होता कि हो क्या रहा है। मेरे को इतना तो बता दिया उनको कि आपको साइटिका हो गया, आपको साइटिका पेन है, इतना उसको नाम को लेकर के लोग बस घूमते रहते हैं और नाम को लेकर के बड़े गर्वित होते हैं, मुझे साइटिका हो गया। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आपको ये जरूर पता लगाना चाहिए कि वास्तव में है क्या, ये साइटिका नर्व क्या है, क्या हुआ क्या है मुझे। जब तक वो पता नहीं चलेगा तो आप उसका उपचार कैसे करेंगे। तो मैंने अभी कुछ कारण आपको बताया कि क्या वजह इसकी होती है और क्या ये रोग होता है। इसके बारे में और थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनते रहिए। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोग दुखी रहते हैं, इलाज कुछ नहीं कर पाते हैं और कष्ट झेलते रहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, अभी और भी चीजें आपको इस रोग के बारे में बताएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुधांशु है अमृतसर से। क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम सुधांशु है। एक्चुअली मेरी वाइफ को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है पिछले 8 साल से, तो आयुर्वेद में इसका कोई उपचार है क्या? देखिए आपने 2 साल क्या कितने 8 साल से प्रॉब्लम है, 2 साल से आपने रोक के रखा हुआ है, तो आप मत रोकिए उसको, आयुर्वेद तुरंत शुरू करिए उसमें। पिगमेंटेशन वाकई में डिफिकल्ट रोग है, लेकिन आयुर्वेद में हम जिस तरीके से इसका उपचार करते हैं वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। शोधन चिकित्सा इसमें की जाती है, रक्त शोधन इसमें किया जाता है, धातुओं की शुद्धि की जाती है, स्रोतों की शुद्धि की जाती है। और लोकल लेवल पर भी हमारे यहाँ जीवा में हमने विशेष रूप से कुछ ऐसे उत्पाद तैयार किए हैं। केसर की एक क्रीम बनाई है, सैफरन क्रीम बोलते हैं, केसर का ऑप्टन बनाया है, वो लोकल है, उसमें थोड़ा बहुत फर्क उससे आपको दिखता है। लेकिन असली काम जो इंटरनल मेडिसिन्स हैं वो लेनी पड़ती है, टाइम बहुत लगता है इसमें। पुराना रोग है, पिगमेंटेशन इतनी ज्यादा हो गई, आप कह रहे हैं कि कहीं बाहर नहीं जा सकती वो, तो उनको डिप्रेशन भी आ जाएगा, बहुत सारी और प्रॉब्लम आ जाएंगी। इसलिए आयुर्वेदिक उपचार तुरंत शुरू करें, कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें आराम भी आएगा। और कितना आराम आएगा ये 3-4 महीने के बाद ज्यादा निर्णय हम ले सकेंगे कि और कितना इसमें क्या चीज करने की आवश्यकता है। कभी कभार पंचकर्म की भी जरूरत पड़ती है, आंतरिक शुद्धि करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। फिलहाल मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि अगर कुछ आप घर पे करना चाहते हैं तो बादाम का जो है पाउडर बना लीजिए, बराबर मात्रा में बेसन मिला लीजिए उसमें, और 40-40 अगर दोनों लिए तो उसमें 10 ग्राम यानी कि 1/4 हल्दी मिला लीजिए। ये जो मिक्सचर आपका बन जाता है, इसका वो फेस मास्क बना करके दूध में पेस्ट बना करके, कच्चे दूध में मिला के पेस्ट बनाएं और उसको चेहरे पर सप्ताह में 2 बार जरूर लगाएं। इसके साथ साथ नीम के पत्तों का सेवन करना शुरू करें। सुबह खाली पेट 5-6 पत्ते नीम के पत्ते खाना शुरू करें, उससे उनको कुछ ना कुछ शायद थोड़ा बहुत फर्क दिखेगा। डिफिकल्ट रोग है, मैंने शुरू में बोला, टाइम लगता है। कभी कभार तो मैंने देखा है कि 3-4 महीने तक कुछ होता ही नहीं है, पूरा उपचार पेशेंट कर रहा है, तो पहले से हम समझा देते हैं पेशेंट को। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि साइटिका की बीमारी में शरीर के किस हिस्से को सबसे ज्यादा खतरा होता है। साइटिका में देखिए सबसे ज्यादा खतरा तो निचले हिस्से को ही होता है। बॉडी का जो निचला हिस्सा है हमारा, इसी को खतरा होता है, इसी में पेन होता है। एक टांग में भी हो सकता है, दोनों टांगों में भी हो सकता है। ज्यादा जब तकलीफ होती है तो न केवल दर्द होता है, नम्बनेस हो जाती है, झुंझुनाहट होती है, सुइयां चुभती हैं, अनेक प्रकार के लक्षण, और कभी कभार पेशेंट को चलने फिरने में भी मुश्किल हो जाती है। बहुत ज्यादा एक तरह से कहते हैं ना कि जैसे पेशेंट बिल्कुल जो है
पैरालाइज्ड हो गया एक तरह से, ऐसा कहते हैं। पैरालाइज्ड का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि वो बिल्कुल बेड पर आ गया लेकिन चल फिर नहीं पाता, लेकिन अगर सही तरह से उपचार ना हो तो पैरालिसिस भी कई पेशेंट्स को हो जाता है, क्योंकि नस जब दब जाती है तो नीचे पूरा करंट ही नहीं पहुंचता है, तो टांग में फिर और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए बहुत खतरनाक हो सकता है, और खास तौर से शरीर के निचले हिस्से को, ये हमारा जो वेस्ट है यहाँ से नीचे का जो हिस्सा है, इसी को प्रभावित करता है। और अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि इस बीमारी के शिकार सबसे ज्यादा बुजुर्ग क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए 2 कारण हैं उसके बुजुर्ग लोगों का। एक तो मैं पहले भी कई बार अपने शो में बताता हूँ कि ओल्ड एज में आयुर्वेद के अनुसार वात का प्रकोप होता है, और ये वात रोगों के अंतर्गत ये रोग आता है। आयुर्वेद में इसका जिक्र किया गया है, गृहश्री रोग करके नाम एक लिखा है, गृहश्री के नाम से वहाँ पर हमारे आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन इसका है, तो वो वात रोगों में ही इसका वर्णन किया गया। तो ओल्ड एज में वात का प्रकोप होता है तो चांसेस हैं। दूसरा, हमने कहा कि जब थोड़ा सेडेंटरी आप हो जाते हैं, ज्यादा चल फिर नहीं पाते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण भी आपकी मांसपेशियों में अकड़ाहट या स्टिफनेस आती है। तो ये भी एक ओल्ड एज का एक परेशानी है कि जैसे जैसे हम वृद्ध होते हैं तो शरीर में उतनी शक्ति नहीं रह पाती है, कई बार एक्सरसाइज करने की भी शक्ति नहीं रहती है। तो ये कारण इसके मुख्य रूप से हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि ओल्ड एज में ज्यादा ये रोग होता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाश है पलवल से। क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं जानना चाहूँगा, मेरी माता जी हैं, उनके ना पैरों में और मतलब जोड़ों में दर्द होता है, जिसको बाय बोलते हैं, ऐसा कुछ। मैं गया हूँ एक बार उनके साथ, तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं, बाय का रोग जो होता है, वायु का रोग, हमारे वात रोग उसको बोलते हैं आयुर्वेद में, वो आमतौर पर ओल्ड एज में हुआ करता है। घुटनों के अंदर जो है लुब्रिकेशन थोड़ा कम हो जाता है या सूख जाता है। तो इसमें सिंपल सी चीज है, बहुत पेशेंट्स को हम बताते भी हैं और बार बार बताते हैं, और काफी पेशेंट हमें वापस आके बताते हैं कि उनको फर्क पड़ता है इससे। तिल का तेल आप ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा लहसुन, अदरक और अजवाइन, तीनों चीजें डाल करके उसको पका के रख लीजिए आप, तो उससे मालिश करने से दर्द में आराम मिलेगा। या फिर आप बना बनाया अगर तेल चाहिए आपको, तो जीवा का पेन काम ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। आप पलवल में रहते हैं, फरीदाबाद से आप हमारे ले सकते हैं क्लिनिक से आकर के पेन काम ऑयल। मेथी का सेवन करें, 1 चम्मच मेथी रात को पानी में भिगोएं, सुबह उसको खाली पेट चबा करके वो खाएंगी, उससे भी उनको काफी रिलीफ मिलेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि रोग जो भी हो उसकी जड़ तक पहुंचना, उसकी तह तक जाना, डॉक्टर से परामर्श लेना। केवल ये कह दिया डॉक्टर ने आपको कि बाय का रोग है, इससे आपका काम नहीं चलता है। उसको समझना है पूरा कि वास्तव में मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर, कि भी वायु का रोग है, वायु का रोग है। तो हम आयुर्वेद में आपको समझाते हैं कि जब वायु शरीर में हमारे बढ़ जाती है, वात पित्त कफ हमारे जो 3 शक्तियां हैं जो शरीर को चलाती हैं, जब इनमें से वात प्रकोपित होता है, बढ़ जाता है, और वो घुटनों में जाकर के अगर जमा हो जाए, तो वहां पर जो गीला पदार्थ है जो कि हमारे घुटनों के जॉइंट्स को, जिसको हम श्लेषक कफ बोलते हैं आयुर्वेदिक भाषा में, जो हमारे घुटनों के अंदर एक तरह से लुब्रिकेशन देता है, तो उस कफ को जो है ये वायु सुखा देती है, जिसको कि डॉक्टर लोग भी आपको कहेंगे कि ग्रीस खत्म हो गया है या कार्टिलेज सूख गया है। तो हमारा उस कारण से जो है फिर दोनों हड्डियां घुटने की आपस में रगड़ खाती हैं, सीढ़ियां उतरते समय, चलते समय, उठते बैठते समय ज्यादा ये दर्द हुआ करता है। तो समझ में आ गया आपको और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कि इसका मतलब क्या है। अब हमारा उपचार शुरू होता है, तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि हम किसी प्रकार से लोकली वहां पर लुब्रिकेशन घुटनों के अंदर पहुंचाएं। तो तेल की मालिश बहुत अच्छी है, पेन काम ऑयल आप मंगाइए, उससे मालिश करिए। दूसरा जो है, वायु को कैसे हम कम करें, जो वायु बढ़ी हुई है, जो वात का प्रकोप हुआ है, उसको कैसे कम करें। तो उसमें खान पान, लाइफस्टाइल और आपका दवाइयाँ, आयुर्वेदिक औषधियाँ आपको लेनी पड़ेंगी, उससे आराम आ जाएगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि हल्का सा पैर दर्द होता है तो पता चलता है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं, ये कैसे पहचाने कि हमें साइटिका है? लक्षण, इसका मेन लक्षण तो दर्द ही होता है, और दर्द भी जो है कमर से लेके सीधा एड़ी तक जाता है, पूरे टांग में। पेशेंट आपको लिटरली बताएगा कि मेरे पीछे कमर से शुरू होता है और पीछे पीछे टांग के पूरी एड़ी तक जाता है। ये तो इसका प्रमुख लक्षण है, इससे पहचान हो जाती है कि साइटिका का पेन इसको है। इसके अतिरिक्त जो है, जो वात रोगों के लक्षण आमतौर पर होते हैं, सुइयां चुभने जैसा पेन होता है, काफी जो है तेज दर्द होता है,
या फिर कभी कभार झंझनाहट पूरे पैर में आपको होने लगती है, या नम्बनेस, सुन्नपन हो जाता है, पैर का कोई हिस्सा या कोई पूरी टांग में कहीं सुन्नपन, नम्बनेस आपको महसूस होती है, ये इसका लक्षण होता है। स्वेलिंग कभी कभार लोअर बैक में देखने को मिलती है, कभी स्वेलिंग उसमें आ सकती है जहाँ पर आपकी अकड़ाहट है या मसल्स टाइट हो गई हैं, वहाँ थोड़ी सी सूजन भी नजर आ सकती है। लेकिन मेन लक्षण जो इसमें पेन का होता है, और पेन भी जो है पूरी टांग में आपको होती है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि बुजुर्गों में खास तौर से ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो डॉक्टर साहब क्या नौजवानों में भी ये प्रॉब्लम होती है? किस उम्र से इसकी शुरुआत हो जाती है? नौजवानों में भी काफी देखने को मिलता है आजकल ये रोग। डेफिनेटली मैं देखता हूँ, खास तौर से जो लोग बैठने का पोस्चर जिनका गलत है, बैठ करके दिन भर काम करते हैं, कंप्यूटर्स पर काम करते हैं, नीचे की बैक को सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल पाता, लोअर बैक को, कमर नीचे थोड़ी झुकी हुई रहती है। जैसे कई बार आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो पीछे की कमर पीछे की तरफ आपकी ढुलक जाती है, तो उसके कारण से जो नौजवान लोग हैं उनको भी होता है। मैंने कभी कभार ये भी देखा है कि कभी आप बाइक में किक लगा रहे हैं या एकदम से पैर ऊंचा नीचा पड़ जाए, या कभी वजन उठा रहे हैं, उसकी वजह से भी लोअर बैक में अकड़ाहट होकर के ये रोग हो सकता है जवान लोगों को भी। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब बताएंगे साइटिका को लेकर क्या है आज की संजीवनी। डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको जो कमर का निचला हिस्सा है हमारा, लोअर बैक जिसको बोलते हैं, वहां पर जेंटल मसाज करिए। आप कोई भी तेल ले लीजिए, तिल का तेल ले लीजिए। पेन काम ऑयल हमारा जीवा का बहुत बढ़िया काम करता है, वो तो मंगा ही लीजिए आप। पेन काम ऑयल तो आपको घर में रखना ही चाहिए सभी लोगों को। कहीं ना कहीं कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सिर दर्द, कोई भी दर्द हो, पेन काम, उसका नाम ही पेन काम, तो काम उसका यही रहता है कि दर्द को नष्ट करता है। तो वो लगा करके थोड़ी मालिश करें, थोड़ी सिकाई करें। अगर भाप का कोई जुगाड़ हो सके, यानी किसी प्रकार से लोअर बैक में स्टीम, भाप लग जाए, तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है। ये बड़ी सिंपल और साधारण सा मैंने आपको एक नुस्खा बताया। दूसरा, हार श्रृंगार के पत्ते यदि आपको मिलते हैं कहीं पर, हार श्रृंगार का एक पेड़ होता है, उसके 5 पत्ते कूट करके 1 गिलास पानी में उबाल लें अच्छी तरह से, और जब आधा बच जाए उसको छान करके पिएं। दिन में 1 बार पिएं। जो एलोवेरा होता है, घृत कुमारी, उसका जूस 3 चम्मच ले लें, या ताजा मिले तो उसका जो गूदा होता है उसमें आधा चम्मच मेथी का पाउडर मिला करके सुबह सुबह आप खाली पेट सेवन करें। ऊपर से गुनगुना पानी पी सकते हैं, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलता है। और इसके अतिरिक्त कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जिससे कि जो लोअर बैक का जो हिस्सा है जो टाइट हो गया है, उसमें थोड़ी स्ट्रेचिंग करने से मसल्स आपकी लूज हो जाएं, किसी प्रकार से वो प्रेशर हट जाए, तो वो भी काफी फायदा करता है। उसके लिए आप किसी भी योगा के जो टीचर्स होते हैं, हमारे योगाचार्य, उनसे भी बात कर सकते हैं। आसपास में कोई आपके जो फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं लोग, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। और कई प्रकार की चीजें आज उपलब्ध हैं बाजार में भी। आप कई ऐसे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं कि जो वहाँ पर गरमाइश देते हैं, हीट पैड लोग लगाते हैं। लेकिन हम आपको जो है बार बार एक चीज कहते हैं कि ये सब चीजें जो है, जो एक्सटर्नल चीजें हैं, ये रोग को जड़ से ठीक नहीं कर पाएंगी। आपको वास्तव में इसका प्रॉपर इंटरनल मेडिसिन लेना चाहिए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ इसमें लेनी चाहिए, और हो सके तो पंचकर्म चिकित्सा भी इसमें आपको करानी चाहिए। अगर पुराना रोग हो गया तो पंचकर्म से भी आपको काफी लाभ मिलेगा। और अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि साइटिका से पीड़ित व्यक्ति को किन किन बातों का डॉक्टर साहब खास ख्याल रखना चाहिए। देखिए, मेन है कि जब कमर का आपका निचला हिस्सा अगर टाइट हो गया है, उसमें कुछ स्टिफनेस आ गई है, नर्व दबी हुई है, तो वहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है। बैठते समय कुर्सी पर जब बैठें तो पीछे थोड़ा सपोर्ट उसका रखना चाहिए। यदि आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो कोई बेल्ट मिलती है आजकल, बेल्ट लगा सकते हैं। आप बाइक पर जा रहे हैं स्पेशली, या गाड़ी में भी जा रहे हैं आजकल, उसमें कहीं भी थोड़ा बहुत अगर झटका लगेगा तो कमर बड़ी सेंसिटिव हो जाती है हमारी। हार्ड बेड का प्रयोग करें सोने के लिए, वो बहुत अच्छा फायदा करता है। और भोजन में वात वर्धक भोजन ना खाएं। बादी वाली चीजें जिनको हम बार बार आपको समझाते हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर जीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं शंख पुष्प की खूबियों के बारे में, तो डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी? देखिए, शंख पुष्प एक बहुत अच्छी जो है जड़ी है, और ये विशेष तौर पर हमारे मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए बहुत लाभदायक है। अगर यादाश्त की कमजोरी आपको है, मेमोरी आपकी वीक है, तो शंख पुष्पी का चूर्ण आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला के या दूध में मिला के लेने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से
हमारे ब्रेन में कभी कभार खून की सप्लाई जो है कमजोर पड़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन को भी शंखपुष्पी हमारे ब्रेन में बढ़ाता है, यानी कि ब्रेन के कुछ हिस्से अगर डल हो गए हैं ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई तो शंखपुष्पी उसमें बहुत फायदा करता है। काफी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपके ब्रेन में जो है कमजोरी आ गई, ब्रेन का हिस्सा कोई वीक हो गया क्योंकि ब्लड सप्लाई वहां पहुंच नहीं रही है ठीक से, या वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है ठीक से, तो उसके लिए शंखपुष्पी का प्रयोग आपको करना चाहिए। गर्मी के मौसम में आमतौर पर अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो ये घास की तरह से फैलती है जमीन पर, और बहुत सारे लोग जिनको कि बॉडी में बहुत हीट रहती है, खास तौर से सिर उनका गर्म हो जाता है, ऐसे भी फिजिकली भी गर्म हो जाता है और मेंटली भी उनको जो है गुस्सा बहुत आता है, तो ये शंखपुष्पी का थोड़ा सा शरबत बना करके पिए, वो ताज़ा लेकर के पीस करके पानी में घोल के थोड़ा चीनी मिला के शरबत बना के इसका पिया जाए तो बहुत बढ़िया रहता है, ब्रेन को ठंडा करता है और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी फायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी ये अपना काम करता है। शंखपुष्पी का चूर्ण आप ले सकते हैं, या फिर डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनको भी नसों के लिए शक्ति चाहिए होती है, तो डायबिटिक पेशेंट शंखपुष्पी का सेवन करें। साथ में डायबिटीज पर भी ये काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने का काम करता है, तो इसलिए डायबिटीज के पेशेंट्स भी शंखपुष्पी का सेवन अवश्य करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी। इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन भी बताएंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda।